हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे। और हमने कल पढ़ा था भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक इतिहास। तो उसी कड़ी में आज हम आगे पढ़ते हैं। तो पहले कल हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद में हमने पढ़ा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद में हमने पढ़ा था 1833 का चार्टर्ड एक्ट। तो ये 3 एक्ट हमने कल पढ़े थे। तो आज हम पढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि चार्टर एक्ट की कड़ी में अंतिम एक्ट था। तो देर ना करते हम शुरू करते हैं। 1853 का चार्टर्ड एक्ट। तो इसी एक्ट में पहली बार कंपनी के यही कह लीजिए कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। कौन से कार्यों को? प्रशासनिक व विधायी कार्यों को अलग किया गया। प्रशासनिक व विधायी कार्यों को अलग किया गया। अलग किया गया। तो अब देखिए दोस्तों, ये प्रशासनिक व विधायी कार्यों को अलग किया गया है। तो आप प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्यों में ये अंतर होता है कि जो अपनी संसद भवन है, तो वहाँ पे जो अपनी चुनी हुई लोकसभा होती है, तो हमारे मंत्री तो एक कानून बनाते हैं, कानून बनाने का कार्य करती है, और इन्हें लागू करने का कार्य कौन करता है? प्रशासन, जिसमें अपने क्या आते हैं? IAS वगैरह, RS। तो ये अपनी प्रशासनिक इकाई होती है, जिसे हम नौकरशाही भी बोलते हैं। तो इनको अलग किया गया था। इसके अलावा जो कार्य किया गया वो किया गया था ये जो भी सिविल सेवाएं होती थी और जो अन्य भर्तियां होती थी, उनमें जो नियुक्ति का आधार है वो परीक्षा प्रणाली को बनाया गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बनाया गया। तो उसी के माध्यम से सेलेक्ट होने वाले जो क्या थी नियुक्ति का आधार परीक्षा प्रणाली को बनाया गया। नियुक्ति का आधार क्या किसको बना दिया गया? परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली को इसका आधार बना दिया गया। तो इसी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से जो पहले प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन में जाने वाले भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये केंद्रीय परिषद में जाने वाले पहले भारतीय थे, ये इस सेवा के माध्यम से नियुक्त हुए थे। तो इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ से क्या होता है कि इसमें फिर कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं बढ़ाया गया। इसमें पहले क्या होता था? 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ाया जा रहा था। तो इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने स्पष्ट संकेत दिया था कि अब है ना, जो कंपनी का शासन ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। और इसके कुछ कारण थे। इसके कारणों में एक तो आता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्या होता है कि कंपनी का शासन आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो और फिर होती है अपना क्या, ये इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि कंपनी में उस समय भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। तो और
जो कंपनी से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसे भी कंपनी का शासन समाप्त करना चाहती थी। तो इसी दौरान उन्हें एक सुनहरा मौका मिला, किस रूप में? 1857 की क्रांति के रूप में। जो 1857 की भारतीय क्रांति हुई थी, इसके रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया कंपनी का शासन समाप्त करने का। तो ये जो अपना 1800 क्या था, 1853 का एक्ट, चार्टर्ड एक्ट था। ये चार्टर्ड एक्ट की श्रृंखला का अंतिम चार्टर साबित हुआ, जो कि कंपनी यहाँ तक कंपनी का शासन रहता है। कहाँ से कहाँ तक? 1757 से लेकर 1853 तक। इसके बाद में कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और इस कंपनी को, ये मान लीजिए कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके बाद में आता है कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधा भारत का प्रशासन संभालने लग जाती है। तो इसी कड़ी में अपन पढ़ेंगे अब 1858 का भारत परिषद अधिनियम। तो हम देखते हैं कि जो 1853 के बाद में कोई कंपनी के शासन की कोई समयावधि नहीं बढ़ाई गई। तो इसका कारण था ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त होने लग गया था। और इसी से परेशान होकर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इससे, कंपनी से। तो वो चाहती थी कि कंपनी का शासन समाप्त करे भारत में। और कुछ ब्रिटिश उदारवादी धड़ा वो भी ये चाहता था कि एक इतना बड़ा देश है भारत, तो उसको एक व्यापारिक कंपनी को नहीं संभालने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। उसका प्रशासन सीधा गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में प्रशासन होना चाहिए। तो इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया। कौन सा? एक सुनहरा अवसर मिला 1857 की क्रांति के रूप में, जो कि 1857 की क्रांति थी। तो यहाँ पे भारतीय जनता का भयंकर असंतोष देखने को मिला कंपनी के खिलाफ। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने कंपनी की सत्ता समाप्त करके खुद सीधा डायरेक्ट भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियंत्रण में ले लिया। और उसके बाद में भारत का प्रशासन सीधा ब्रिटिश ताज के अंडर में आ गया। तो इसी कड़ी में अब यहाँ से शुरू होता है ब्रिटिश ताज का शासन। इसमें पहला अधिनियम आता है अपना 1858 का, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसकी आगे डिटेल पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में आ गई और भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा नियंत्रण हो गया। तो इसी कड़ी में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो एक्ट पारित किया था 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके माध्यम से एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया। भारत परिषद का क्या किया गया? निर्माण या गठन किया गया। और जो गवर्नर जनरल होता था उसको वाइसराय बना दिया गया और वाइसराय की शक्तियों में गवर्नर जनरल से ज़्यादा वृद्धि की गई। जो पहले गवर्नर जनरल को शक्तियाँ प्राप्त थी उससे ज़्यादा इनको बढ़ा दिया गया शक्तियों को। और इसी कड़ी में जो भारत सचिव थे वो प्रथम भारत सचिव बने सर चार्ल्स वुड। कौन बने? सर चार्ल्स वुड। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समापन कर दिया गया। और इसके बाद में क्या हुआ, जो भारत सचिव थे ये सीधे ब्रिटिश सत्ता को रिपोर्ट करते थे और इनका कार्य था भारत के प्रशासन का नियंत्रण। ये भारत के प्रशासन का नियंत्रण करते थे और ये सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करते थे। ये गवर्नर जनरल या वाइसराय के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोई मंत्री या सदस्य हुआ करते थे, इसीलिए सीधे वहाँ पे रिपोर्ट करते थे। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे 1861 का भारत शासन अधिनियम।
तो इसके बाद में अगले जो ब्रिटिश ताज के द्वारा या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित अधिनियम में जो जिसके माध्यम से ब्रिटिश सत्ता का सीधा नियंत्रण हुआ था, उस कड़ी में अगला अधिनियम आता है अपना 1861 का भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। इसी अधिनियम में कुछ प्रावधान बदले गए और पहली बार भारत में विधान परिषद या कह सकते हैं हम जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली को लागू किया गया। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र व प्रांत थे उनमें विधान परिषदों की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद में जो विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली जिसे हम कह सकते हैं उसका गठन किया गया। ये भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली का गठन किया गया था और इसके जनक माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। तो उनके काल में मंत्रिमंडलीय प्रणाली का शुभारंभ किया गया। तो इसी एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल होता है उसके जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और इसके अलावा उन्हें वीटो पावर भी दिया गया। तो अध्यादेश वो विधान परिषद की अनुमति के बिना भी जारी कर सकते थे, जिसका प्रभाव रहता था 6 महीने तक रहता था। तो आज हम भारत में देखते हैं जो हमारे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो कहीं ना कहीं इसी एक्ट के माध्यम से ली गई है। और जो वीटो पावर है, ये खैर वीटो पावर भारत में डायरेक्टली नहीं लिया गया, लेकिन एक बार एक मौका आता है जब एक ज्ञानी जैल सिंह जो भारत के राष्ट्रपति थे उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। और जेबी वीटो के प्रयोग में उन्होंने किया, डायरेक्ट तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो विधेयक था उसे 5-6 महीने के लिए डिले कर दिया। तो उसके बाद में भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ा और राष्ट्रपति से ये अधिकार छीना गया। हालांकि डायरेक्ट ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं था। तो इसके बारे में क्या होता है, जो कलकत्ता, बम्बई व मद्रास जो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी उनमें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इन तीनों जगह पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके अलावा अब इसके बाद में हम देखते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें क्या किया गया, पहले बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भी की गई इसी एक्ट के माध्यम से, जो 1892 का अपना भारत शासन अधिनियम है। और इसी में क्या किया गया, इसी में जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया। और इसी कड़ी में हम देखते हैं जो राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने की करने व कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति विधान परिषद को या विधान परिषद के सदस्यों को दी गई। और जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद का नाम भारतीय विधान परिषद किया गया। और इसके अलावा जो जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इसमें पहले निर्वाचित सदस्य थे, भारतीय सदस्य थे फिरोज शाह मेहता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1892 के एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, प्रतिनिधि शासन और केंद्रीय विधानमंडल के 5 गैर सरकारी सदस्य। इस तरह से जो बजट पर बहस करने की कुछ बजट पर बहस व जो कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति थी वो आंशिक रूप में दी गई थी। इसलिए इसमें जो सारा बजट था, समग्र बजट पे प्रश्न पूछ सकते थे, वरना ये पूरी छूट नहीं दी गई, अलग अलग हिस्सों के लिए छूट नहीं थी। जैसा कि आज होता है, हमारे बजट के अलग अलग हिस्सों पे चर्चा की जाती है, उन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उस समय 1892 के टाइम पे केवल आंशिक तौर पे जो भी पूरे बजट पे प्रश्न किया जा सकता था, ना कि आंशिक
मुद्दों पे, जैसे छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों पे प्रश्न नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह से अपना 1892 का भारत शासन अधिनियम पूरा होता है। इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।